डॉक्टर बजरंग लाल जी गुप्त जी का हमारे बीच में उद्बोधन होगा। हम सबके लिए वो बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस कार्य। इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये संस्था क्या है, तो छोटा सा उसका परिचय मैं देती हूँ। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र भारतीय राष्ट्रवादी विचारों का सही दिशा में प्रचार संभव, ये बात हमारे ध्यान में भी आती होगी कि ऑलवेज नेगेटिव इज न्यूज एंड पॉजिटिव इज नॉट न्यूज। तो विश्व संवाद केंद्र का एक बहुत कोशिश ये रहती है कि हर तरह की न्यूज जो भी राष्ट्रवादी हो, पॉजिटिव भी हो, और जो जरूरत है हम सबको जाने। भारतीय राष्ट्रवादी विचारों के संवर्धन और प्रचार प्रसार के साथ ही संवाद केंद्र का अन्य प्रमुख कार्य है भारतीय पत्रकारिता पर शोध एवं अनुसंधान और पत्रकारों की कठिनाइयां और समस्याओं के हल के लिए प्रयास। हाल ही में देश में कुछ हिस्सों में पत्रकारों पर जानलेवा हमले हुए। हम इनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि संबंधित राज्य सरकारें जल्दी ही दोषियों को गिरफ्तार करेंगी और दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को न्याय मिलेगा। संवाद केंद्र विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर पत्रकारों की विचार गोष्ठियां और सभाएं आदि भी आयोजित करता रहा है। ब्रह्मांड के पहले पत्रकार और प्रकांड विद्वान देवर्षि नारद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हर वर्ष नारद जयंती कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस अवसर पर पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिष्ठित नारद सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो कार्यक्रम का मुख्य फोकस है वो हमारे मुख्य वक्ता जी डॉक्टर बजरंग लाल जी को हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे। उनका उद्बोधन का हम सब इंतजार कर रहे हैं बड़ी देर से। आपसे निवेदन है डॉक्टर बजरंग लाल जी कृपा हमारा काम करते चश्मा कह रहा हूँ आदरणीय आगी जी, आभा जी, पत्रकार मित्रों और इस सभागार में वास्तव में तो कार्यक्रम का मुख्य काम पूरा हो गया। अपने मंत्री महोदय का उद्बोधन हो गया, जिनको सम्मानित करना था उनका सम्मान हो गया और फिर फोटो सेशन हो गया, जो ऐसे कार्यक्रम में बहुत आवश्यक हो। अब बचा क्या, पता नहीं बाद में कोई चाय वाय रखी है क्या, तो शायद चाय का इंतजार हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि अरुण जी के पत्रकारिता के उद्बोधन के बाद मुझे क्या बोलना, तो चूंकि कार्यक्रम का दो स्वरूप है, नारद जयंती और पत्रकार सम्मान, तो पत्रकार सम्मान हुआ है। पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने बड़ी सशक्त और बेलाभ टिप्पणी की। मैं नारद के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा, नारदीय परंपरा के बारे में बोलूंगा। हमारा ये दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों में नारद की जैसी इमेज बना दी गई, वो बहुत ही हल्की और घटिया इमेज बना। नारद कौन है? एक दूसरे के बाद में झगड़ा करने वाले, चुगलखोर और विदूषक टाइप, ऐसी एक डिस्टॉर्टेड इमेज नारद की प्रस्तुत कर दी है। और ऐसी प्रतिमा बन जाए, किसी की ऐसी इमेज बन जाए, तो कैसा संकट खड़ा होता है उनके सामने। हम तो संघ के लोग भुक्तभोगी हैं। संघ की ऐसी इमेज कुछ लोगों ने बना कर रखी। मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता रहा, कभी सेमिनार्स में आर्थिक विषयों को सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के आधार पर रखता था और योगायोग से किसी शास्त्र को कोट कर दिया और उसमें से नारद स्मृति में बहुत अद्भुत
फोन कर दिया तो मुझे वो कहते थे कुछ मित्र, तुम संगी हो क्या? अब संगी होना अपराध है क्या? ऐसे ही कई बार आप लोग पत्रकारों को भी ये फेस करना पड़ता हो। किसी पत्रकार ने किसी से दो सटीक सवाल कर दिए, पिंचिंग सवाल कर दिए, तो पूछते तुम पत्रकार हो? अरे पत्रकार है ना, पत्रकार होना ये गुनाह है क्या? तो नारद के संबंध में और नारदीय परंपरा को लेकर के आज पत्रकार जगत की एक ठीक प्रतिमा, ठीक प्रकार की उनकी भूमिका वो समाज के सामने आना चाहिए। नारद के बारे में बहुत वर्णन है अपने शास्त्रों में। नारद को ब्रह्मा का मानस पुत्र और विष्णु भगवान का मन कहा। इससे एक संकेत मिलता है, ब्रह्मा हमारे यहाँ की परंपरा में सृष्टि के रचयिता है, सृजन धर्म के, रचनात्मक धर्म के वो प्रमुख व्यक्तित्व है, और भगवान विष्णु पालक है, सृष्टि का और समाज का पालन करने वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नारद से ये संवेद, नारद से ये संकेत मिलता है पत्रकार जगत में काम करने वाले पत्रकार मित्रों को, हमारी पत्रकारिता की लाइन क्या हो, सृजनकारी हो, सकारात्मक हो, और ये समाज के सामने जो बहुत बड़ा संकट है सस्टेनेबिलिटी का, सब कुछ तो नष्ट हो रहा है ना, प्रकृति नष्ट हो रही है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, समाज के जीवन मूल्य नष्ट हो रहे हैं, आपस के संबंध नष्ट हो रहे हैं, इसका पोषण कैसे होगा नष्ट होते हुए इन संबंधों का? तो पत्रकारिता की दिशा क्या हो, ये नारद से हमको समझ में आता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नारद कोई व्यक्ति का नाम नहीं, नारद एक इंस्टीट्यूशन का नाम, एक परंपरा का नाम। हमारे यहाँ जब कथावाचक कोई कथा करता है तो व्यास पीठ पर बैठते हैं, उस व्यास पीठ को व्यास की पीठ माना जाता है, और उस कथावाचक के प्रवचनकर्ता का कोई गुरु भी अगर उस कथा में उपस्थित है तो व्यास पीठ को प्रणाम करता है, इंस्टीट्यूशन को प्रणाम करता है, उस परंपरा को प्रणाम करता है। मैं ऐसा लगता है कि आज उस नारदीय परंपरा, उस इंस्टीट्यूशन, उस कैरेक्टर के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। और उसके बारे में विचार करेंगे तो क्या ध्यान में आएगा, नारद का वर्णन करते समय गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा है 10वें अध्याय में, देवर्षिणाम च नारदः, देवर्षियों में मैं कौन हूं? तो स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मैं नारद हूं। अब समूचे देवर्षियों में कृष्ण को नारद ही अपने आप को क्यों प्रस्तुत करना पड़ा? अगर उनकी प्रतिमा इतनी हल्की होती, उनका काम धाम इतना निकृष्ट होता, लोगों को लड़ाने का और झगड़ा कराने का ही काम होता, तो कम से कम कृष्ण तो गीता में अपने आप को नारद के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, तो नारद के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ ग्रंथों में नारद को एक और प्रकार से भी कहा है, आचार्य पिशुनः, ऐसा शब्द। पिशुनः किसको कहते हैं? पिशुनः का अर्थ है समाचार देने वाला विद्वान पुरुष। हम पत्रकारों का क्या है? समाचार देने वाले हैं, विज्ञ है ना, विद्वान है ना। आज सबसे बड़ा संकट जिसकी ओर अरुण जी भी संकेत कर रहे हैं, समाचारों के जगत में प्रदूषण हो रहा है। बाकी प्रदूषण, बाकी पोल्यूशन के तो हम चिंता कर रहे हैं, समाचार सही लिया जा रहा है क्या? समाचार सही दिया जा रहा है क्या? समाचार का संकलन, समाचार का वर्गीकरण और समाचार का प्रेषण, तीनों ही महत्व की बात है। आज कुल मिलाकर के अगर आत्मलोचन करेंगे, आत्ममूल्यांकन करेंगे, तो शायद उस नारदीय परंपरा के ध्यान में हमको ये आएगा, कुल मिलाकर के समाचार संकलन कैसा करना, समाचार कैसा देना। तो कैसा नारद समाचार देता रहा? अभी हम लोगों ने देखा वो ब्रह्मांड का प्रथम पत्रकार, आज जैसी पत्रकारिता नहीं, उस समय पर कामों का ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट भी नहीं था।
वो तो कुल मिलाकर समग्रता में विचार करने वाले लोग थे। परंतु समाचारों का लेने देने का काम तो सृष्टि जब से प्रारंभ हुई तब से चलता रहा, और इसलिए पत्रकारिता जगत में किसी प्रेरणा पुरुष, आदर्श पुरुष को खोजना हो तो किसको खोजेंगे? तो नारद को ही खोजना पड़ेगा। हर एक प्रकार का काम धाम अपने लिए कोई कोई प्रेरणा पुरुष खोजता है। किसानों के क्षेत्र में काम करने वाले, कृषि के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्रेरणा पुरुष बलराम है। हम शिक्षा की दृष्टि से पढ़ने लिखने वालों के लिए माँ सरस्वती प्रेरणा है। काम धंधा करने वाले, उद्योग जगत में व्यवसाय करने वालों के लिए लक्ष्मी और गणेश है। तो ऐसे ही पत्रकारिता के जगत में काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है? संवाद केंद्र के मित्रों ने कुछ वर्षों से नारद को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। नारद के संबंध में अनेक शास्त्रों में वर्णन है। मैं नारद को आने से पहले थोड़ा देखने और समझने का प्रयत्न कर रहा था तो ध्यान में आया, अकेला व्यक्तित्व ऐसा है जो सब कालखंडों में उपस्थित है, और कोई व्यक्तित्व ऐसा नहीं सब कालखंडों में उपस्थित है और सर्वत्र उपस्थित है। लोक लोकांतर में कहीं भी जा सकता है, तीनों लोगों में। कोई उसको पासपोर्ट के वीजा की जरूरत नहीं होती। बगैर पासपोर्ट और वीजा के सब जगह जाने के लिए नारद स्वतंत्र है। बड़े से बड़े व्यक्ति के वो ड्राइंग रूम में भी जा सकते थे और बेडरूम में भी जा सकते। बहुत सारी कथाएं मिलती है ऐसे। तो ऐसा सब जगह संचालित करने वाला व्यक्ति तो कौन मिलेगा? और सबसे संवाद है, देवों से भी संवाद है, दैत्यों से भी संवाद है और मानवों से भी संवाद है। ऐसा व्यक्ति तो कोई नहीं मिलता। कोई उसने भेदभाव नहीं किया। देवों से संवाद करेंगे, उसकी न्यूज देंगे और दैत्यों की नहीं देंगे, ऐसा नारद ने तो भेदभाव नहीं किया। मनुष्यों की नहीं देंगे, देंगे तो जरा हल्की करके देंगे, ऐसा भेदभाव नारद की तरफ से भी नहीं हुआ। और नारद से हर कोई बात करना चाहता है। संपूर्ण शास्त्रों में जब जब नारद उपस्थित होता है तो ध्यान में आता है, देवलोक भी इंतजार करते रहते हैं नारद कब आएगा, ये सवाल पूछेंगे। नारद क्या कहता है ये सुनेंगे। देखते लोगों को भी नारद की सलाह की जरूरत है, परामर्श लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, और मनुष्यों का तो वही। तो एक ऐसा अद्भुत पत्रकार है नारद जो सबका विश्वास पाता। दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो सबका विश्वास पाता। सबको टेढ़ी मेढ़ी बात बताता है तो भी टेढ़ी मेढ़ी बात बताने के बाद में भी उससे चर्चा करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। इसलिए मेरी निगाह में नारद संवाद शिरोमणि। संवाद कैसे किया जा सकता है, आइडियल है, उसका आदर्श है। क्यों बना ऐसा? तो ध्यान में आता है कि नारद की संपूर्ण कार्यशैली पर विचार करने के बाद में नारद ने वैचारिक क्षेत्र में अस्पृश्यता नहीं मानी। आजकल तो बड़ी बढ़ गई है ना, इनके विचारों के साथ खड़ा होना का नहीं होना, विचारों के क्षेत्र में अस्पृश्यता निर्माण हो गई। नारद वैचारिक अस्पृश्यता के पक्षपाती नहीं, नारद वैचारिक अलगाव के भी पक्षपाती नहीं। और नारद के समूचे संवाद में प्री कंसीव्ड नोशन के आधार पर वो चर्चा नहीं करता है। उसकी संपूर्ण चर्चा, परिचर्चा, सवाल जवाब, इवन टिप्पणी प्री कंसीव्ड नोशन लेकर के नहीं होती है। अगर आप प्री कंसीव्ड नोशन लेकर के लिखेंगे, चर्चा करेंगे, सवाल पूछेंगे तो सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव कहाँ हुआ? तो नारद के संपूर्ण चर्चा परिचर्चा में बहुत टेढ़े टेढ़े सवाल नारद ने किए हुए लोगों से। सरस आज जितने आप टेढ़े सवाल करते हैं उससे कई गुना टेढ़े सवाल नारद ने किए हुए संपूर्ण शास्त्रों में ध्यान में करेंगे। परंतु नारद के ये संपूर्ण काम करते समय निजी स्वार्थ नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, न निजी स्वार्थ है न निहित स्वार्थ है। अल्टीमेट गोल क्या है नारद के संवाद में, नारद की चर्चा परिचर्चा में? लोक मंगल,
जनमंगल है, जिससे समाज का, देश का, धर्म का, संस्कृति का भला होता हो, वैसा नारद काम करता है, वैसा ही संवाद करता है, वैसा ही लोगों को जानकारियां देता है। और नारद को हम सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज देने वाले लोग हैं। मेरे भाषण में तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगी आपको, ब्रेकिंग न्यूज तो अरुण जी के भाषण में मिल गई, हेडलाइंस भी तैयार कर ली होगी आपने। पर नारद कैसा है देखिए, अद्भुत है। सती ने यक्ष के यज्ञ कुंड में प्राण त्याग। सबसे पहले शंकर को बताने वाला कौन है? ब्रेकिंग न्यूज दी ना उसमें, सबसे पहले नारद ने बताया। महाभारत युद्ध के समय पर बलराम युद्ध के पक्षपाती नहीं थे, इसलिए युद्ध के मैदान से देशाटन के लिए निकल गए, तीर्थ यात्रा के निकल के घूमते रहे। युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने की पहली सूचना बलराम को किसने दी? नारद ने दी ना। तो उस जमाने में ऐसी अद्भुत ब्रेकिंग न्यूज नारद ने दी। नारद ने बहुत काम किए। नारद ने लक्ष्मी और विष्णु का विवाह करवाया, दोनों को तैयार किया। लक्ष्मी के पिता को भी तैयार किया, इससे बढ़िया वर नहीं मिल सकता, और विष्णु को भी तैयार किया, इससे बढ़िया कन्या नहीं मिल सकती। नारद ने किया ऐसा रखे। नारद ने इंद्र को समझाया कि उर्वशी का विवाह पुरूरवा से करना। तो नारद विविध क्षेत्रों में काम करने वाला अद्भुत व्यक्तित्व है। नारद इतना ही नहीं, नारद ने बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल किया। नारद को घूमते घूमते वाल्मीकि मिले। अब वाल्मीकि का दो संत जब आपस में मिले, देखते ही नारद ने उनको पहचान लिया, उनकी प्रतिभा को। इनमें तो अद्भुत काव्य की रचना की क्षमता है। वाल्मीकि को कहा अब महाकाव्य लिखिए। वाल्मीकि का क्या कह रहे हो? मैंने तो कभी एक कविता की लाइन नहीं लिखी, तुम मुझे कह रहे हो महाकाव्य लिखो। हाँ, आप महाकाव्य लिखेंगे, किस पर लिखो? राम पर। क्या इंट्रोडक्शन में कौन है ये राम? परिचय क्या है? तो राम का परिचय दो शब्दों में नारद देता है, साक्षात धर्मो विग्रह। आजकल तो धर्म शब्द सुन के कुछ लोग चौंकते हैं ना, पर नारद ने तो राम का परिचय ऐसे ही किया, साक्षात धर्मो विग्रह। और उस लाइन को पकड़ करके वाल्मीकि ने अब रामायण की रचना की। महर्षि व्यास ने वेद की रचना की, महाभारत की रचना की। तो एक दिन नारद मिलने चले गए, तो ऐसे खुले खेलते ना, किसी को भी मिलने चले गए, किसी का भी इंटरव्यू लेने चले गए, जैसे आप लोग चले गए। मैं देखा उदास बैठे। भाई आप इतने बड़े विद्वान हैं, इतने ग्रंथों की रचना, उदास क्यों? तो उनका मन खुश नहीं। तो उनका मन खुश कहां से होगा? आपने कोई भक्ति की है क्या? कोई भक्ति काव्य लिखा है क्या? कोई भक्ति से ओतप्रोत दंश की रचना की है क्या? हाँ, उनका वो तो नहीं। उन्होंने कहा क्या करो? तो उनकी सलाह पर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना। और वर्णन ऐसा आता है, श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद में वो इतने प्रसन्न हो गए, इतने गदगद हो गए। तो व्यक्ति के जीवन में आह्लाद लाने वाला, प्रसन्नता लाने वाला, तनाव दूर करने वाला ऐसा नारद पत्रकार है। तनाव निर्माण करने वाला नहीं है, तनाव दूर करने वाला। इसलिए नारद के हाथ में वीणा दी ना, दो ही देवों के हाथ में वीणा है, या तो सरस्वती के हाथ में वीणा है या नारद के हाथ में वीणा है। तो वीणा के तार के झंकार से हृदय को झंकृत करने का सामर्थ्य नारद। प्रसन्न रहकर अपनी बात कह सकते हैं ना, आनंद के लिए अपनी बात कह सकते हैं ना। बात तीखी कहो, परंतु आनंद उत्पन्न जिसमें से हो, ऐसी पत्रकारिता की लाइन हो सकती। नारद की ध्यान में आता है ऐसी पत्रकारिता की लाइन। और एक बात नारद के संबंध में ध्यान में आता है, महाभारत के आदि पर्व में नारद के बहुत सारे गुणों का वर्णन किया। उसमें से जो एक मुझे मिला, तो कहा एक श्लोक में, नाना शास्त्र विशारद, ऐसा अनेक शास्त्रों का, अनेक विषयों का जानकार है नारद।
अगर हम अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपको अनेक लोगों का साक्षात्कार करने के लिए जाना होता होगा ना, अनेक विषयों पर लिखना होता होगा ना, अनेक विषयों के जानकार लोगों से सवाल पूछना पड़ता होगा ना। आप उन विषयों को जानते कि नहीं जानते? अगर आप विषयों को जानते नहीं, समग्रता में नहीं जानते, ये जीवन और समाज जीवन की समस्या है तो इंटीग्रेटेड है ना, इंटरवोवन है ना, इंटरडिपेंडेंट है ना। आप एक विषय के जानकार हैं तो अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते। वो अच्छा आदर्श पत्रकार क्यों रहा होगा नारद? साइमल्टेनियसली बहुत सारे विषयों का जानकार था और इसलिए उस समाज जीवन को दिशा देने का काम कर सकता था। हम और आप ये प्रेरणा दे सकते हैं नारद से, हम अधिकाधिक विषयों का अध्ययन करें। मैं बहुत सारे मित्रों से मिलता हूँ, वैसे तो कम मिलता हूँ मैं पत्रकारों से, मुझे कम लोग मिलते हैं, मैं तो मिलना चाहता हूँ, मुझे कौन मिल रहा है, मेरे से मिला गया था। परंतु जितने मिलने आते हैं तो कईयों की टिप्पणियां, कईयों का लेख को देखकर मैं गदगद हो जाता, अद्भुत है उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा, उनका अध्ययन, विषय की पकड़ अद्भुत है, ऐसे मिलते हैं। और कईयों का क्षमा करना ऐसा होता है कि इन्होंने तो तथ्य का जानकारी प्राप्त की है कि नहीं की, विषय की कहीं छोटी मोटी जानकारी भी है कि नहीं है और लिख दिया। अब पत्रकार लिखेगा तो लोगों के लिए तो लिखी भी चीज प्रमाण हो जाती है ना, तथ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया। मेरे एक मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार मैं उनको मिलने के लिए, चाय पीने के लिए उनके यहाँ गया, तो जैसे ही गए बैठे उनके कमरे में, उनका मतलब आप मेरे से बहुत नाराज होंगे। तो मैंने कहा आपने ऐसा कौन सा भला काम किया है जिसके कारण से मैं नाराज हूँ? तो उन्होंने कहा आपने वो 4 दिन पहले मैंने लेख लिखा था, पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा है। अरे उस लेख में तो संघ की मैंने जबरदस्त आलोचना की और खासतौर से सरल संघ चालक पर तीखे प्रहार किए, तो आप उससे नाराज होंगे? हम क्यों नाराज होंगे? आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार संघ की आलोचना करे तो उनको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा ना, अच्छी बात है, कोई बुराई बात नहीं। आलोचना से घबराने वाले लोग नहीं है। पर मेरा एक छोटा सा निवेदन, मैंने पढ़ा है आपका वो सारा लेख विस्तार से, आप जैसा वरिष्ठ और श्रेष्ठ पत्रकार तथ्यों के बिना लिखता है तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपकी प्रतिमा को थोड़ा सा डाउनफॉल होते हुए देखकर मेरे को मन में कष्ट होता है। तो आप कम से कम कृपा करके इतना कर लिया करें, संघ की खूब आलोचना करें, तथ्यों को देख लिया करें, तथ्यों के विपरीत तो बात नहीं कहनी चाहिए ना। तो आज कुल मिलाकर के ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। अरुण जी ने एक भिन्न प्रकार का सवाल खड़ा किया, मैं इस प्रकार का सवाल खड़ा किया। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो पत्रकारों की बड़ी भूमिका है। लोकतंत्र अच्छा कैसे बन सकता है? तो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बात कही, लोकतंत्र के अच्छा बनने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है लोक मत परिष्कार। मत देने वाले, वोट देने वाले लोगों को ठीक प्रकार से वो वोट दे, मत दे, इसके संबंध में परिष्कृत करने का काम चलते रहना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारों की हो सकती है। वो करें ना, पर तकलीफ तब होती है जब इलेक्शन के विशेषण में जाति ले आते हैं, किस किस जाति के कितने वोट है और ले क्या होता है, मंशा क्या होती है, जाति विहीन समाज बनना चाहिए। कैसे बनेगा? लोगों को जाति के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए बोलेंगे, पर विश्लेषण कैसा करेंगे? इलेक्शन से पूर्व भी और इलेक्शन हो जाने के बाद में भी कौन कौन सी जाति का किस किस पार्टी को कितना वोट मिला, कहां ले जा रहे हैं? इश्यूज पर तो बहस नहीं हो रही ना, मुद्दों पर तो चर्चा नहीं हो रही ना, लोकमत परिष्कार कैसे होगा? और हम पर तो लोग आरोप लगाते हैं, केवल जातिगत विश्लेषण ही नहीं होता, संप्रदायगत विश्लेषण होता है। मुसलमानों के वोट किस पार्टी को कितने मिले, हिंदुओं के वोट किस पार्टी को कितने मिले, ये इश्यूज है क्या? हम पत्रकारिता जगत में देश के सामने अगर मुद्दों की राजनीति के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है ना विचार करने का। और जो अरुण जी कह गए हैं कि आजकल का एक बड़ा संकट
अर्थ के दबाव का लेना और खासतौर से विज्ञापन के आधार पर, सेलेक्टिव विज्ञापन के आधार पर कुछ लोग पत्रकारिता को प्रभावित करने का काम करते हैं। मैं नारद के बारे में देख रहा था, इतना निर्भय होकर, निशंक होकर के इतना ऑब्जेक्टिव अपनी बात कैसे कह पाता है। तो नारद के अनेक गुणों में उस जमाने की भाषा के हिसाब से उसको गुण गिनाया और गुण गिनाते समय कहा गया कि नारद ऐसा व्यक्तित्व है जो मद, मोह, लोभ, भय और क्रोध से मुक्त है। आज की भाषा में कहना हो मैं तो अच्छा पत्रकार आदमी कब हो सकता है जो पैसे के लोभ में बिकेगा नहीं, फंसेगा नहीं और किसी बाहुबली से दबेगा नहीं। बड़ा संकट है आपके सामने, रोज किससे आ रहे हैं और शासन सत्ता से डरेगा नहीं। ये तीन बातें अगर पत्रकारिता के नारद से हम सीख करके व्यवहार कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जितने संकट और चुनौतियां पत्रकारिता जगत के सामने मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हम पार करेंगे। इन शब्दों के साथ में मैं बहुत अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता। उस नारदीय परंपरा के, प्रतिभा के प्रकाशमान आप सब पत्रकारों को प्रणाम करता हूं और जिनको ये सम्मान मिला उन सम्मान मिलने वाले पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जैसा अपेक्षित था आपके उद्बोधन में हमें बहुत सी चीजें समझने को, सोचने को, सीखने को मिली है। आज के कार्यक्रम में को आगे बढ़ाते हुए अब हम समापन की ओर जा रहे हैं। अब निवेदन है श्रीमान वागीश ईश्वर जी का, जो कि इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के सचिव हैं, वो अपना धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। पत्रकारों को सम्मानित अरुण जेटली जी करके नारद जी के बारे में आपने विस्तृत जानकारी दी, तो मेरे पास क्या बचा। अब धन्यवाद भी आप लोगों का जो जिनके बीच में मैं रहता हूँ, लेकिन फिर भी एक मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी गर्मी में भी आप इस कार्यक्रम में आए। अरुण जेटली जी यहाँ नहीं है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे दिल्ली प्रांत के सह प्रांत संघ चालक माननीय आलोक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इनकी कोर्ट में डेट थी, लेकिन मैंने आग्रह किया तो फिर भी ये यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच नरेंद्र जी जो क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख हैं, श्री अरुण जी दिल्ली प्रांत के सह प्रांत प्रचार प्रमुख हैं, पद्मश्री श्री जवाहर पॉल जी, श्री SM खान जी, फारूक सिद्दीकी जी, मेरा फोन पे बात हुआ तो आप आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जयशंकर जी, ललिता जी जिया से आई, मैंने इनको फोन किया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। राजकुमार भाटिया जी आप सबसे परिचित हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं विशेष तौर पे इस जो कार्यक्रम जो हमने ये रचना की और जब सब जूरी ने ये तय किया माननीय श्याम खोसला जी के साथ कि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाए, माननीय लोक जी के साथ जब हम घर गए तो इतना सुखद अनुभव हुआ। उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं, तो जब इनसे पूछा कि आप उस कार्यक्रम में जाओगे तो उन्होंने हाँ भरी। अच्छा, मेरे लिए सुखद और क्या हो गया कि इन्होंने मुझे पहचाना। मैंने कहा मेरा नाम वागीश है, तो बोले हाँ हाँ मैं जानता हूँ तो वागीश है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब से बात हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इनको लाने की व्यवस्था करूँगा। तो मुझे लगता है कि श्याम जी की सेहत सही होते हुए भी यहाँ आना हमारे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है, विश्व संवाद केंद्र के लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं आपके परिवार को, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे कुछ बंधु साथ जुड़े, कार्यक्रम हो जाते हैं लेकिन कुछ बंधु साथ जुड़ जाते हैं व्यवस्था पक्ष में, जैसे कि रामचंद्र जी, अरुण आनंद जी, अनिल पांडे जी, राहुल सिन्हा जी, विनोद गोयल जी तो हमारे माननीय विश्व संवाद केंद्र के न्यासी हैं ही, और भी जो अपने बंधु जिनके नाम कुछ रह गए हैं
मैं आप सबका इंद्रप्रस्थ विश्व समाज केंद्र की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। और खास तौर पे जो हमारी जो जूरी है, जूरी के मैं नाम पुनः बोल देता हूँ, कुछ बंधु बाद में आए थे। श्री विजय क्रांति जी जो इस सारी जूरी के कन्वीनर रहे, अशोक टंडन जी, केजी सुरेश जी, गोविंद जी, जगदीश उपासने जी, शांतनु जी, कुलदीप अग्निहोत्री जी, सज्जना जी, आबा जी, विचित्रा जी और परिजा जी, आप सबका बहुत बहुत। हमारी ये बैठकें लगभग 4 बैठकें हुई, 160 से अधिक नॉमिनेशन हुए थे। पहले हम लोग करते नहीं थे, तो 7 या 8 श्रेणी हमने बनाई थी, तो 8 श्रेणियों में हमने 5 या 6 बैठकें की। उसके पश्चात ये निकल के आया। लेकिन ये नहीं है कि जिन बंधुओं को आज पुरस्कृत नहीं हुआ वो अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि चयन करना बहुत मुश्किल होता है, आप जानते हैं जूरी में। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि आने वाले सालों में हम उनको भी सम्मानित कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अंत में मैं ये जो अभी आपने एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी देखी, हमारे अतुल गंगवार जी जो मुंबई में उन्होंने इसकी शूटिंग की और 5-6 दिन लगातार लग के उन्होंने ये कार्य किया। मैं अतुल गंगवार जी का इंद्रप्रस्थ विश्व समाज केंद्र के सभी अधिकारियों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। अब अंत में वंदे मातरम होगा। वंदे मातरम के लिए जी आइए, श्वेता जी, श्वेता अरोड़ा जी। वंदे मातरम के पश्चात यहाँ हमने जलपान की व्यवस्था है। आप सबसे अनुरोध है कि जलपान जरूर लेके जाएं, क्योंकि मैंने जलपान थोड़ा अधिक मात्रा में बोला था, तो इस रास्ते से आप बाहर न चले जाएं, इधर से जाएं। धन्यवाद। Vande Mataram.